हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर, आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के कुछ टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे आपके साथ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में कुछ और रिलेशंस की बात करेंगे और उस पे कुछ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे नॉर्मेलिटी की बात की थी। नॉर्मेलिटी में हमने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है। अब उसके आगे बढ़ते हुए एक और टर्म की बात करते हैं, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी डिनोट करते हैं एफ से। क्लास 11th में आपने फार्मूला मास पढ़ा हुआ है। फार्मूला मास का मतलब होता है कि आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला होता है उसके मास को अगर हम ग्राम में बात करें तो उस अमाउंट को हम कहेंगे फार्मूला मास। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ फार्मूला मास डिसॉल्व होते हैं उसी को हम कहते हैं फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम बात कर सकते हैं शॉर्ट में नंबर ऑफ फार्मूला मास dissolve in 1 liter of solution is known as formality। फार्मूले के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? F is equal to mass of solute in gram upon formula mass of solute into volume of solution in liter। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी के अलावा, इस टॉपिक के अलावा हम कुछ रिलेशनशिप पढ़ते हैं जो डिफरेंट टर्म के बीच में हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी। इनके बीच में कुछ अपने रिलेशनशिप हैं, उन रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर हम एक एक रिलेशन की बात करें, स्ट्रेंथ, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है स्ट्रेंथ का मतलब ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। उसी तरीके से दूसरा रिलेशन इसी के लिए हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
अगर किसी सॉल्यूशन का हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है और हमें नॉर्मेलिटी और सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट पता हो तो हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, या मोलैरिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता हो तो हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इन दोनों रिलेशन से नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों से हम एक और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। क्या? नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी is equal to molecular mass or molar mass of solute upon equivalent weight of solute, and this is equal to n. अब n क्या है? n एसिडिटी ऑफ बेस है या फिर बेसिसिटी ऑफ एसिड है। एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब क्या होता है? किसी भी बेस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन हैं। उसी तरीके से बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हैं, उसी को हम लिख सकते हैं एसिडिटी ऑफ बेस मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल, या बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। जैसे हम एग्जांपल के रूप में हम पहले बेस का लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो इसमें से 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 2 होगी। उसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम बात करें तो इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें 3 हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस होंगे, इसलिए इसकी इसकी एसिडिटी 3 होगी। अगर हम एसिड की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होते हैं, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी कह सकते हैं? 2 कह सकते हैं। HCl की बात करें तो HCl की बेसिसिटी 1 होगी। H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसकी बेसिसिटी की बात करें तो 3 होगी। तो इस तरीके से ये n क्या है? एसिडिटी ऑफ बेस या फिर बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये एक रिलेशन रहा किसके बीच में? स्ट्रेंथ नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ मोलैरिटी या उन दोनों के बीच में। इसके अलावा हम एक और रिलेशनशिप की बात करते हैं जो डायरेक्ट यूज होता है कहीं कहीं पे, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन और मोलैरिटी के बीच में। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जहां पे x क्या है? x परसेंटेज बाय मास एंड d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरीके से हम एक और रिलेशनशिप की बात करते हैं जिसमें मोलैरिटी और डेंसिटी में रिलेशन होता है। 1/(()
मोलैलिटी इज इक्वल टू डी बाई मोलैलिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ये एक रिलेशन है जिसमें मोलैलिटी मोलैरिटी डेंसिटी में रिलेशन होता है। तो इस तरीके से हम जितने भी टर्म्स पढ़े हैं पीछे, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सब में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रिलेशनशिप जानते हैं। जैसे किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता हो और उसमें हम वाटर मिला करके या सॉल्वेंट मिला करके डाइल्यूट कर दें, तो जो नया सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मोलैरिटी इक्वेशन की बात करते हैं आफ्टर डाइल्यूशन। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 क्या है? बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी, वॉल्यूम, बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। M2V2 क्या है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, और वॉल्यूम V2 है आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये केवल एक सॉल्यूशन के लिए, और वो भी डाइल्यूशन के लिए। फॉर अ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, इस टर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करो आपको एक सॉल्यूशन में एक ही कंपाउंड का सॉल्यूशन हो, उसमें कोई दूसरे सॉल्यूशन को उसी कंपाउंड के, कहने वाला सॉल्यूट सेम होना चाहिए, सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, लेकिन एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन हम मिक्स करें, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस केस में M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं MrV1 प्लस V2। M1 क्या है? मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, V1 मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, M2 मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। Mr क्या है? मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, V1 मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, एंड V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। या ये हम कह सकते हैं इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम दो सॉल्यूशन मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग हो और एक ही सब्सटेंस के सॉल्यूशन हो, तो उस कंडीशन में हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। अगर कोई दो सॉल्यूशन हम मिक्स करते हैं जिनमें सॉल्यूट क्या हो, आपस में रिएक्टिंग स्पीसीज हों, वो आपस में रिएक्ट करते हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या मोलैरिटी में चेंज होगा, क्या किस तरीके का होगा, इसके लिए एक रिलेशन की बात हम कर सकते हैं। M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। जैसे ऊपर है उसी तरीके से M1 क्या होगा? मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, M2 मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, V2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। N1 और N2 क्या हैं? जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, उसी को यहाँ पे लिया गया है। तो N1 N2 क्या है?
रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ reactants present in balanced chemical equation। तो इस तरीके से रिएक्टिंग स्पीशीज की बात हम कर सकते हैं। एक और रिलेशन की बात करते हैं, जो नॉर्मेलिटी के टर्म में होगा। अगर हम दो रिएक्टिंग स्पीशीज या डाइल्यूशन करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो अगर कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो तो उसके लिए सबसे आसान होता है रिलेशन N1V1 = N2V2। और अगर डाइल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम मिक्स करके रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में N1V1 प्लस N2V2 = NrV1 प्लस V2। NR क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो ये कुछ रिलेशनशिप रहे जिसको हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। अब अगर न्यूमेरिकल में बात करते हैं तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल। पहले सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल की। सॉल्व एग्जाम्पल आपकी बुक में सॉल्व हैं। हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं क्योंकि आपके पास हम मान के चल रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स सभी के पास अवेलेबल हैं या साइड बुक में भी दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं 2.1। अगर नई बुक होगी तो हो सकता है ये फर्स्ट हो। सिलेबस के हिसाब से ये हमारा पहला चैप्टर है, लेकिन अभी जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें 2.1 ही दिया है सॉल्यूशन चैप्टर, चूँकि सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है जो हमारी बुक से निकल गया, सिलेबस से निकल गया है। तो हम बात करते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल in aqueous solution containing 20% C2H6O2 by mass। तो देखो इंफॉर्मेशन जैसे सबसे पहले क्या दिया गया है हम उसकी बात करते हैं। मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल कितना दिया गया है? मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल फार्मूला हम आपको बता दें, CH2CH2OH OH, इसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ये 20%, जैसे शुरू में कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम पढ़े थे, तो मास परसेंटेज हमने पढ़ा था कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन हाउ मेनी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि अगर 100 ग्राम हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम जो है वो एथिलीन ग्लाइकॉल होगा और बाकी रिमेनिंग क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ वाटर, 100 हमने लिया, -20 कर लेते हैं, 80 ग्राम। अब जरा मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, फार्मूला हम लिख सकते हैं C2H6O2। ये इसी को हम
मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला है। इसका मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 16, सबके एटॉमिक मास से हम मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एटम्स में, तो 24, 6 एंड 32, तो 30 और 32 हो गया 62, ये हमारा हो गया मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। उसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लें क्या चीज, मोलर मास ऑफ वाटर। H2O ऑलरेडी आप जानते हो, 2 × 1 और प्लस 16, 18 हो गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल निकालना है। तो हम सिंपल से मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये सॉल्यूट है, तो जो सॉल्यूट का जिस टर्म की बात कर सकते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, फार्मूला हमने बताया हुआ है, जिसका हमें कैलकुलेट करना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसको अगर हम मास और मोलर मास के टर्म में बात करें तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस पूरे की डिवाइड हम करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इनकी वैल्यूज हम रख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है, 20 ग्राम, तो 20 बाई मोलर मास हमने कैलकुलेट किया 62, इस पूरे की बाई फिर क्या हो जाएगा 20/62 प्लस कितना है 80, 80/80। इस ओवरऑल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.068। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये एक रेशियो है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करो या सॉल्वेंट भी कैलकुलेट करो, तो आप यहाँ पे एक फार्मूला यूज कर सकते हो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से बचने के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो बताया हुआ हमने एक फार्मूला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो उस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 1 - 0.068 और माइनस करेंगे तो 239 पॉइंट। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 आया। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका पैटर्न वही है कि मास परसेंटेज दिया है तो सॉल्यूट का मास दे दिया गया, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए 100 में से आप माइनस कर लेंगे। बाकी फार्मूला आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। तो इस फार्मूले का यूज करके आप कैलकुलेट करेंगे और निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2 की। एग्जाम्पल नंबर 2.2 की बात करें तो क्वेश्चन है, भी ध्यान से सुन पढ़ो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला C6H5COOH। तो बेंजोइक एसिड को आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। रिक्वायर टू प्रिपेयरिंग 250 ml of 0.15 m solution in methanol। तो देखो सॉल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड। क्लियर करने के लिए हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूट बेंजोइक एसिड है जिसका फार्मूला है C6H5COOH। सॉल्वेंट क्या है, मेथेनॉल। मेथेनॉल ऑलरेडी जानते हो, CH3OH। मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, कितना है भाई, 0.15 m, 0.15 m। और आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉल्यूट को कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू पढ़ा हुआ है m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और पूरी की बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट किसमें है, ग्राम में है। तो देखो ये चीज कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी दी गई है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, कितना वॉल्यूम बनाना है, 250 ml। तो बीच में एक लाइन लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml, जिसको हम लीटर में लिख लें तो 200.250 लीटर। तो हम कैलकुलेट कर लें पहले मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, कार्बन 6 and 1 7 है, तो 7 × 12 प्लस हाइड्रोजन 5 और 1 6, तो 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 × 16। अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास ऑफ 122 कितना आता है, 122 आएगा। अब वैल्यू रख दो इसमें, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, 0.15 हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट कुछ भी मान लो, x अपॉन 122 और
इसकी बाई 0.250। तो x इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, 0.15 इंटू 0.250 इंटू 122। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.575 सॉरी ग्राम। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार बता दें, अगर आपको क्या क्या दिया हो, सॉल्यूट दिया हो, सॉल्वेंट दिया हो, क्या है, मोलैरिटी दी गई हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया हो और आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, तो इस फार्मूले का आप प्रयोग कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे और कैलकुलेशन कर लें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 2.3 पे। एग्जाम्पल 2.3 एनसीईआरटी बुक में देखिए, आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनॉलिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी, मास दिया गया है, ठीक है, मास ऑफ एथेनोइक एसिड कितना है, 2.3 क्वेश्चन नंबर, मास ऑफ एथेनोइक एसिड, मास ऑफ एथेनोइक एसिड है भाई 2.5 ग्राम। एथेनोइक एसिड का फार्मूला हम बता दें, CH3COOH, 2.5 ग्राम। ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट है। दूसरी चीज क्या दी गई है, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन दिया गया 75 ग्राम। बेंजीन ऑलरेडी जानते हो, फार्मूला C6H6 होता है और ये बिहेव करेगा किसका, सॉल्वेंट का। सेवेंटी 5 ग्राम। और आपको फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और पूरे की बाई हम कर लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। बस ध्यान रखेंगे ये किलोग्राम में होगा और ये ग्राम में होगा। तो 0.75 ग्राम को अगर हम चेंज कर लें तो 0.075 किलोग्राम लिख सकते हैं, राइट। हमें एक चीज और चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ पे मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड निकाल लें। मोलर मास ऑफ CH3COOH। देखिए कार्बन कितने हैं, 2 एटम हैं, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 एटम हैं, 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम है, तो 2 × 16। इसको टोटल करेंगे तो 24 और 4 28 और 28 32 जोड़ेंगे तो 28 30 60 हो जाएगा इसका मोलर मास। तो हमने कैलकुलेट कर लिया क्या चीज, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब फार्मूले में रख दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मास ऑफ सॉल्यूट
2.5 ग्राम अपॉन, तो हम नीचे लिख लेते हैं एक ही साथ, कितना 60 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.075। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना भाई 0.556 और मोल पर किलोग्राम, यूनिट क्या ले सकते हैं मोल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन है एग्जाम्पल नंबर 2.3 का। तो आज के लिए सॉल्व एग्जाम्पल तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उसके आगे बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।